सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स पे। तो इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे वो थे सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का जो स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनका जो फंक्शंस है अपना अपना उन सब के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम, क्योंकि एक सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होती हैं। उन्हीं में से एक राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है। तो इसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, अपने फंक्शन है इसका। तो वही हम देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे और इसका फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कि जो राइबोसोम है एक सेल के अंदर कहाँ पे लोकेट है। अगर ये एक सेल है, मैंने आपको बताया था जब मैंने सेल मेम्ब्रेन जब मैंने पढ़ाया था अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, कि अगर एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, विच न्यूक्लियस इज डबल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ये डबल मेम्ब्रेन है और इसी डबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर एनवलप के बाहर इस तरह से एक और ऑर्गेनल होती है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग सा एक ऑर्गेनेल है जिसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तब उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक पर आएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये देख लिया हमने लोकेशन। और दूसरी बात, ये इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। हर चीज़ की कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होती है। साइटोप्लाज्म में होती है, नहीं होती है। न्यूक्लियस के अंदर होती है, हाँ होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर अब मैं न्यूक्लियस यहाँ पे शो करूँगी। न्यूक्लियस के अंदर मैंने जब न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा था आपको, मैंने उस टाइम कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज़ विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ मेम्ब्रेनलेस। और यहीं पे वो साइट है जहाँ पे राइबोसोम मैन्युफैक्चर होता है, राइबोसोम यहाँ पे बनता है। ओके, राइबोसोम यहाँ बनता है। अब हमने देख लिया इसकी लोकेशन कहाँ पे है और राइबोसोम खुद कहाँ से जनरेट होता है, प्रोडक्शन कहाँ होती है। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम का खास इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। फंक्शन तो बहुत सारे हैं बट जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक सेल में प्रोटीन्स जब मैंने आपको बायोकेमिकल्स का टॉपिक पढ़ाया था मैंने कहा था कि जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए। अगर आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो लिपिड्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स की है, प्रोटीन्स की है। तो प्रोटीन्स का जब हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रोटीन्स जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सेल में। बहुत सारे फंक्शन है प्रोटीन कैरी करता है चीज़ों को। ठीक है, और प्रोटीन खुद किसका बना होता है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था जब बायोमोलिकुल्स का मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है वो किस चीज़ का बना होता है। प्रोटीन खुद बना होता है अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, जिस तरह से अगर एक वॉल है, एक ब्रिक की वॉल है, अगर एक स्टोन की वॉल है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ब्रिक्स की। एक एक ब्रिक्स जोड़कर एक दीवार बनी होती है। सेम उसी तरह प्रोटीन अगर हम देखेंगे, प्रोटीन को अगर हम अच्छे से खोल के देखेंगे तो हमें वहां पे एक एक अमाइनो एसिड जुड़ा जुड़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड। तो अब मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं इसकी डिस्कवरी वगैरह किसने की है। इसको डिस्कवर किया था पैलेट ने। इसको डिस्कवर किया था पैलेट ने। और दूसरी बात, अगर हम इसको क्या कहा जाता है, इंजन इंजन ऑफ सेल।
इंजन ऑफ सेल। वो इसलिए क्योंकि अगर अगर एक गाड़ी है, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, वो इंजन होता है। और उसी तरह से एक सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट राइबोसोम है। वो इसलिए क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। दूसरी चीज़, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो 65% ये आरएनए का होता है, एंड प्लस जितना बचता है 35%, हाँ 35% जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसलिए इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, इसलिए इसको इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। एक तो इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज 65%, एंड 65% आरएनए राइबो न्यूक्लियो, एंड 35% प्रोटीन इज देयर। उसके बाद जो है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है राइबोसोम के लिए कि इसके अंदर इट इज मेम्ब्रेन लेस, it has no membrane just like nucleolus, it has no membrane। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मतलब दो सब यूनिट इसमें होते हैं, एक तो अपर पार्ट ये और दूसरा ये पार्ट। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया तो आप देखोगे इसका जो अपर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला सब यूनिट है, ये थोड़ा साइज में बड़ा है किससे, इससे। तो दिस वन इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस वन इज स्मॉलर सब यूनिट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक राइबोसोम एंड यूकार्योटिक राइबोसोम। लेकिन दोनों में एक बात सेम ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, for protein synthesis ribosome is required both in the case of prokaryotes as well as in eukaryotes, but the difference lies here। यहाँ पे 70s है और यहाँ पे 80s है। अब ये क्वेश्चन है कि S क्या है। S is here sedimentation coefficient। इसका मतलब है सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे देखो, अगर आप पानी में कुछ मिक्स करोगे, ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको आप मतलब हिलाओगे, ऐसे गोल गोल मिक्स करोगे, जिस तरह से आप सर्फ को, डिटर्जेंट को मिक्स करते हो इसमें पानी में। तो उसी तरह से आप उसको मतलब लैब में क्या होता है कि सेंट्रिफिकेशन के लिए अलग से अपैरेटस होते हैं और वहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड से वो ऐसे घूमते हैं गोल से। तो वो अगर कोई लिक्विड उसमें होगा, मान लो अगर ये ट्यूब है, आफ्टर सेंट्रिफिकेशन, ओके, आफ्टर सेंट्रिफिकेशन कोई भी इसमें अगर कोई पार्टिकल होगा वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं सेडिमेंटेशन, किसी चीज़ का सेटल डाउन हो जाना। तो ये यही चीज़ है, मतलब इसकी जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जब सेंट्रिफिकेशन की इसकी स्मॉलर सब यूनिट की, तो इसकी सेंट्रिफिकेशन, इसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना निकला, 50s और इसका 30। लेकिन अब आप बोलोगे जब हम 50 और 30 को ऐड करते हैं तो ये 80 आ रहा है, 50 60 70 80। तो ये 70 क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये और ये जब दो स्ट्रक्चर, ये दो सब यूनिट आपस में ज्वाइन होते हैं तो कुछ पार्ट इसमें रिड्यूस होता है। वो ऐसे जैसे अगर ये है, ये लार्जर सब यूनिट है, ओके, ये लार्जर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ओके। अब देखो इसकी लेंथ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एरिया जो है रिड्यूस जाएगा, ये स्मॉलर सब यूनिट है। जब ये आपस में अटैच हो जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा जो था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये वाली जगह इतना सा जो पोर्शन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। अब टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई, इतनी। तो वैसे ही वो समझ लो आप कि ये जब अटैच हो जाते हैं तो ये रिड्यूस जाते हैं, ये 70s ये हो गया, ओके।
तो यूकारियोट्स में थोड़ा डिफरेंट है। यूकारियोट्स में 80s है, जो इसका ऊपर वाला है लार्जर वाला, उसमें 60s है, इसमें 40s है। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि यूकारियोट्स में जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके बारे में हम अलग से डिटेल में लेक्चर पढ़ेंगे। इनके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है और ये किसी और ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होते हैं विद इन अनदर ऑर्गेनेल। तो उस टाइम पे वो वहाँ पे किस वाले फॉर्म में होते हैं, इसमें वो इस वाले फॉर्म में होते हैं। तो इससे एक क्लू मिल जाता है कि हाँ वो दूसरी थ्योरी है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया, आपको समझ में आया प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि जो राइबोसोम है वो किस तरह से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का एक अलग टॉपिक है ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन में हम क्या काम करेंगे, उसमें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटीन किस तरह से बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू बताती हूँ कि राइबोसोम कैसे हेल्प करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस में। तो देखो क्या होता है कि ये जो mRNA है, ठीक है, अभी आप ध्यान रख लो कि mRNA क्या हुआ, ये हम बाद में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये जो mRNA स्ट्रैंड है यहाँ पे अटैच हो जाते हैं राइबोसोम्स, ये इस 2 सब यूनिट इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीजोम, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीजोम। पॉली मीन्स मैनी, मतलब आपको नजर आ रहा होगा जैसे एक नेकलेस होता है ना, मोती की माला होती है, उसमें उस थ्रेड के साथ लगे होते हैं छोटे 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 मोती लगे होते हैं, उसी तरह से ये भी उसी की तरह मोती की उस माला की तरह नजर आ रहे हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें से इस तरह से ये प्रोटीन जो है बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि इस तरह से यहाँ से मतलब अमाइनो एसिड यहाँ पे आते हैं। अमाइनो एसिड मतलब एक किस्म का रॉ मटेरियल यहाँ पे एंटर होता है और यहाँ से बाहर से क्या निकलता है, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो यहाँ से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये ब्रीफ था, ये ट्रांसलेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और चीज़ आप याद रख लो कि ये जो जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सेल में, तब ये अटैच हो जाते हैं, और जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम होती है उस टाइम पे ये जो 2 सब यूनिट है ये डिटैच हो जाते हैं। तो ये था अबाउट राइबोसोम के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि डिस्कवरी किसने की, उसका स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन, फंक्शन। तो फंक्शन आपको पता ही अब क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये साइट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये था आज का जो सेल का एक ऑर्गेनेल था वो हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।